जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनसीबी के समीर वानखेड़े को कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में घेरा जा रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। उसी के साथ खबर में जानेंगे राकेश टिकैत ने किसानों का पक्ष लिया है। प्रदूषण के मुद्दे पर पराली जलाने वाली घटना को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रदूषण के लिए किसान कभी जिम्मेदार नहीं हो सकते। उसी के साथ खबर आ रही है युगांडा कंपाला से, वहां आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। बम ब्लास्ट हुआ है, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। उसी के साथ समाचार में हम आपको बताएंगे पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ खबरी आई है। किस राज्य ने घटाए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, ये भी जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पूरे भारत भर में ठंड का माहौल बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों में, कश्मीरी घाटियों में ठंड का प्रमाण बढ़ने लगा है। उसी के बारे में भी न्यूज़ में जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे सचिन तेंदुलकर ने क्योंकि MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके घर जाकर मुलाकात, क्या है मुद्दा, न्यूज़ में ये भी हमने कवर करने की कोशिश की है। इसी के साथ जानेंगे पूरा पंजाब का कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल पाकिस्तान जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के ओपन होने के कारण वहां मत्था टेकने जा रहे हैं इबादत करने के लिए। तो पंजाब में से पूरा मंत्रिमंडल पाकिस्तान को कब रवाना होगा, ये न्यूज़ में हम आपको बताएंगे। उसी के साथ दिल्ली में, हरियाणा में, NCR में काफ़ी प्रदूषण बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने क्या कहा है इसके बारे में, इसकी भी अपडेट हम आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। और जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल क्या है, सोने चांदी का भाव। इसी के साथ आपको बताएंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काम की खबरें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए। तो सारी की सारी खबरें आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 17 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे पेट्रोल डीजल प्राइस। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस राज्य ने की बड़ी कटौती। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के प्राइस से हम सभी परेशान हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कई राज्य इस पर अपने राज्य कर, वैट वगैरह घटा रहे हैं। तो क्या है खबर में जानेंगे। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी थी। वहीं कई राज्यों ने वैट घटाकर सोने पर सुहागा कर दिया था, लेकिन कई ऐसे कांग्रेस शासित राज्य थे जिन्होंने टैक्स नहीं घटाया था। बीजेपी शासित भी राज्य कई थे जिन्होंने टैक्स नहीं घटाया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन राज्यों ने भी वैट घटाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान किया है। इससे राज्य में पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दूसरी और बीते 13 दिनों से तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कीमतें दिवाली यानी 4 नवंबर को बदली गई थी और उसी दरों पर ये कीमतें स्थिर है। फिलहाल हम आपको बात बता रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में तेल सस्ता हो गया है, लेकिन तेल की कीमतें दिल्ली वालों को रुला रही है। इसी के साथ दरअसल इस कारण दिल्ली और इससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शहरों में तेल की कीमतों में भारी अंतर है। मध्य प्रदेश, गुजरात में भी भारी अंतर देखा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे पंजाब की सरकार पाकिस्तान यात्रा करेगी। जी हाँ दोस्तों, कल 10 मंत्रियों के साथ CM चन्नी, परसों 6 मंत्री और कांग्रेस MLA जाएंगे करतारपुर। सिद्धू भी जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनका सारा मंत्रिमंडल पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकता है। दरअसल 20 महीने बाद करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुला है। कल पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकने CM चन्नी जाने वाले हैं। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पंजाब सरकार की पाकिस्तान यात्रा कल से शुरू होगी। कल यानी 18 नवंबर को पहले दिन CM चरणजीत सिंह चन्नी करतारपुर जाएंगे। उनके साथ 10 मंत्री और कुछ विधायक भी होंगे। परसों यानी 19 नवंबर को पंजाब सरकार के 6 मंत्री बचे कांग्रेसी विधायकों को लेकर करतारपुर साहिब के दर्शन को
जाने वाले हैं। मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने यह प्रोग्राम तय किया है। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि वह सरकार के साथ जाएंगे या फिर अकेले, यह स्पष्ट नहीं है। सिद्धू ने इतना जरूर कहा है कि वह एक श्रद्धालु के तौर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। मंजूरी मिली तो वो भी मत्था टेकने पाकिस्तान करतारपुर साहिब जरूर जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, दिल्ली सरकार ने मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी। जी हां दोस्तों, मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दिल्ली सरकार ने मांगी है। क्या है खबर में जानेंगे। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के गंभीर हालात के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के मद्देनजर दिल्ली सरकार 1000 निजी बसें किराए पर ले रही है और उसने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में शहर में मेट्रो और बसों में यात्रियों के खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी है। वर्तमान में कोविड-19 की रोकथाम के चलते मेट्रो और बसों को अपनी बैठने की 100% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति है, लेकिन यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग ने DDMA से बसों में यात्रियों को खड़े होकर भी यात्रा करने की अनुमति मांगी है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे, सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जानिए इसकी क्या थी वजह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। भोपाल से खबर आ रही है दोस्तों, महानतम बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और प्रदेश में उनके परिवार फाउंडेशन जिसका नाम है, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सचिन तेंदुलकर सीहोर जिले का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सीहोर जिले में शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र बुधनी आता है। जब संपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चौहान ने तेंदुलकर को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार फाउंडेशन को उसके सभी अच्छे कामों में पूरा सहयोग देगी। उन्होंने तेंदुलकर के क्रिकेट के क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को क्रिकेट के लिए प्रेरित करने में उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच में अपने दोहरे शतक को बनाकर सभी का दिल जीत लिया था। विश्व के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने 16 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जानेंगे क्या है अगली न्यूज अपडेट में। तो इस समाचार में जानेंगे, टिकैत ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के पक्ष में बयान दिया है। दरअसल ज्यादा प्रदूषण के कारण किसानों पर टिकरा फोड़ते हैं लोग कि उनके पराली जलाने से प्रदूषण काफी फैलता है। तो इसी के ऊपर राकेश टिकैत ने अपना बयान जारी किया है। भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण के लिए किसानों या पराली जलाने को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रदूषण संकट के लिए किसान समुदाय को जिम्मेदार ठहराने वालों से माफीनामे की भी मांग की है। राकेश टिकैत ने हिंदी में ट्वीट किया कि पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण के लिए किसानों को खलनायक बताने वालों को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, क्योंकि केवल 10% प्रदूषण ही पराली से होता है और वह भी 1.5 से 2 महीने। टिकैत का BKU यानी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, जो नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर 3 केंद्रीय काले कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे, बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामलों से केंद्र का कोई संबंध नहीं। CBI ने दर्ज किए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जो CBI ने केस दर्ज किए थे उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि बंगाल चुनाव में जो भी हिंसा हुई उसका केंद्र से कोई संबंध नहीं है दोस्तों।
हालांकि हम सभी जानते हैं कि बंगाल में हिंसा बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के भारी विरोध को देखते हुए हुई थी और बीजेपी की सत्ता केंद्र में है, तो ये पूरी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता कि बंगाल चुनाव में जो भी हिंसाएं हुई है उसमें कहीं न कहीं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी का भी आता है। तो इसी के रिलेटेड ये खबर है, जानेंगे खबर में क्या है। केंद्र सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनका पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों और राज्य सरकार द्वारा दायर उस वाद से कोई लेना देना नहीं है जिसमें भारत संघ को पक्षकार बनाया गया है। ऐसे में वाद विचारणीय नहीं है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति DV नागरंता की पीठ को बताया कि सीबीआई संसद के विशेष अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय होने के नाते स्वयं मामलों को दर्ज कर रही है और जांच कर रही है तथा इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपने हाथ ऊपर उठा दिए हैं कि बंगाल में जो हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी का या मोदी गवर्नमेंट का कोई भी हाथ या कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है युगांडा की राजधानी कंपाला में डबल ब्लास्ट, 3 की मौत, दर्जनों घायल। जी हाँ दोस्तों, युगांडा जो देश है वहाँ की राजधानी में ब्लास्ट हुआ है। जानेंगे खबर में क्या है। आपको बता दें कि युगांडा कंपाला जैसी जगहों पर जैसे देशों में काफ़ी भारतीय लोग भी रहते हैं, इसलिए ये खबर हमारे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सब के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि युगांडा की राजधानी कंपाला में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें अगर किसी भारतीय या भारत से गए हुए लोगों को कोई चोट तो नहीं आई है और वहाँ के लोगों की भी हमें चिंता करनी चाहिए क्योंकि आतंकवाद सबसे बड़ा मसला है पूरी दुनिया भर के लिए। युगांडा की राजधानी कंपाला में मंगलवार सुबह 2 धमाकेदार विस्फोट हुए जिसके चलते अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इन हमलों में अब तक 3 लोगों के मारे जाने और दर्जनों घायल होने की खबर है। आई विटनेस यानी चश्मदीदों ने कहा है कि इनमें से एक विस्फोट एक थाने के पास हुआ तथा दूसरा धमाका संसद भवन के पास सड़क के किनारे हुआ। संसद के पास हुआ विस्फोट संभवतः उस इमारत को निशाना बनाकर किया गया था जिसमें एक बीमा कंपनी का कार्यालय है। विस्फोट के चलते वहां खड़े वाहनों में आग लग गई। पुलिस ने इस बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट आती है तो CMM पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे पुंछ के LOC के पार लगी आग भारतीय सेना की चौकियों तक पहुंच चुकी है। बारूदी सुरंगों में हो रहे हैं लगातार विस्फोट। आतंकियों की घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान द्वारा लगाई गई आग नियंत्रण रेखा के पार करते हुए भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी सेना ने यह आग पुंछ जिले के देवगार सेक्टर के सेरी इलाके में लगाई है। इससे नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ये सुरंगें बिछाई गई है। भारतीय सेना के जवान आग पर काबू पाने में जुटे हैं। आग से नियंत्रण रेखा पर निगरानी के लिए लगाए गए उपकरणों में भी आग लग चुकी है और उनके जलकर नष्ट होने की भी आशंका है। बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की ओर, तो इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे NCR में जहरीली हवा, सांस लेना मुश्किल, स्कूल ऑफिसों के लिए जारी किए गए निर्देश। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को फिलहाल बंद किया हुआ है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मंगलवार देर रात निर्देशों की लिस्ट जारी कर अगले आदेश तक के लिए पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में सभी ट्रकों के प्रवेश पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। CAQM ने 21 नवंबर तक NCR में रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे देश में बढ़ रही है ठंड, पहाड़ों पर कपकपाती सर्दी। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री। भारत में ठंड का माहौल काफी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी ठंड
बढ़ रही है, उसी को रिलेटेड ये खबर है। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। दिवाली के बाद देश में ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। नवंबर के महीने में लगातार लोगों को सुबह शाम ठंड महसूस हो रही है। लगातार न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज हो रही है। ताज़ा अपडेट की बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा है। आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। जानते हैं अगली खबर। इस खबर में है राकेश झुनझुनवाला की कंपनी अक्कासा एयर ने 72 बोइंग जेट का दिया ऑर्डर, मतलब 72 बोइंग जेट का ऑर्डर दिया है। नए साल में टेक ऑफ की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला स्टॉक इन्वेस्टर है। काफ़ी पैसे स्टॉक से उन्होंने कमाया है और अब उन्होंने एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है। जानेंगे खबर में क्या है। राकेश झुनझुनवाला जाने माने निवेशक समर्थित नई विमानी कंपनी अक्कासा एयर ने अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 72,737 MX प्लेन ऑर्डर किए हैं। आपको बता दें कि इन 737 मैक्स प्लेनों की कीमत तकरीबन $9 बिलियन है। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला समर्थित एयरलाइन का यह आदेश ऐसे समय आता है जब हवाई सुरक्षा नियामक ने देश की एयरलाइनों को मैक्स जेट उड़ाने की अनुमति दी है। दरअसल 5 महीनों में दुर्घटनाओं में 346 लोगों के मारे जाने के बाद इसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे गुजरात में सड़क किनारे मांसाहारी खाना बेचने पर प्रतिबंध के बाद सीआर पाटिल का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, सीआर पाटिल ने बयान दिया है। देखते हैं क्या है बयान में। गुजरात में सड़क के किनारे ठेलों पर बिकने वाला मांसाहारी खाना, उस पर अहमदाबाद नगर निगम यानी अहमदाबाद महानगर पालिका का नगर निगम जो है AMC, उसने प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का कहना है कि ऐसा निर्णय किसी ने भी नहीं लिया है। लोग अपनी मर्जी से खाने के लिए स्वतंत्र है। भाजपा इसे कभी रोकने का प्रयास नहीं करेगी। हालांकि इन ठेलों को सड़कों से हटाने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। ये इसलिए नहीं है कि लोग वेज या नॉन वेज व्यंजन बेच रहे हैं। तो फिर क्यों, अगर लोगों को ये वेज या नॉन वेज का अगर कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, तो बीजेपी के लोग आखिरकार क्यों नॉन वेज की ही ठेले, स्टॉल और लारियां हटा रहे हैं। इसमें इनकी हिंदुत्व की मानसिकता, कट्टर हिंदुत्व की मानसिकता साफ झलक दिखाई देती है। इसी के लिए शायद हो सकता है। अगर ये बात नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार जो है गुजरात में, उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान देना चाहिए और पुख्ता मजबूत कारण बताना चाहिए कि क्यों आखिरकार वे ऐसा कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भोजन परोसने की दी अनुमति। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को सभी घरेलू उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। कोरोना महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइनों को 2 घंटों से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी। मंत्रालय ने आदेश में कहा कि घरेलू क्षेत्रों में यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइन सफर के दौरान भोजन परोस सकती है। इसके लिए अवधि सीमा का प्रबंधन नहीं है, मतलब अवधि सीमा का प्रतिबंध इस पर कोई भी नहीं है। एयरलाइन सफर के दौरान भोजन परोसा जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जांच की निगरानी के लिए तय होगा पूर्व जज का नाम। सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर खीरी मामले में अगली सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की जांच की निगरानी हाई कोर्ट के पूर्व जज से कराने की बात कही थी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए गठित SIT पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट का कहना था कि इसमें सिर्फ इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, लिहाजा इसका पुनर्गठन किया जाए। सोमवार को मामले पर हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। इस पर शीर्ष अदालत ने नाम तय करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर।
तो इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे दम घोटू प्रदूषण पर रोकथाम, 4 जिलों में कोयले से चलने वाली इंडस्ट्रीज 22 तक बंद, प्रदूषण पर रोक के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में सख्ती। प्रदेश में दम घोटू प्रदूषण पर रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने अब कोयले या लकड़ी से चलने वाली इंडस्ट्रीज को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को 22 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। केवल सीएनजी, पीएनजी और साफ तेल से चलने वाली इंडस्ट्री को ही चलाने की छूट दी गई है। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सीनियर अधिकारियों की बैठक में यह भी तय किया गया है कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट बंद की जा सकती है। इस यूनिट से 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस पर केंद्र सरकार हरियाणा को 450 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने को तैयार हो गई है। जैसे ही केंद्र से बिजली मिलेगी, वैसे ही पानीपत थर्मल प्लांट को दोनों यूनिट को बंद कर दिया जाएगा। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में है, उदयपुर में भी सहारा के खिलाफ गबन का मामला, सुब्रतो रॉय और पत्नी समेत 27 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, लाखों रुपए का निवेश करवा कर पैसे हड़पने का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार जानी मानी कंपनी है। आप सभी ने कभी न कभी इस कंपनी के एड्स देखे हैं। कई लोगों ने इस कंपनी में अपना इंश्योरेंस वगैरह इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कुछ किया है, तो उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सहारा इंडिया के सुब्रतो रॉय और उनकी पत्नी सहित 27 के खिलाफ धोखे में रखकर लाखों रुपए का निवेश करवाकर पैसे हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। अब ये मामला, इसकी जानकारी के अनुसार राजेश कुमार शर्मा निवासी उदयपुर एवं उनकी पत्नी ने अपने वकील नरेंद्र कुमार जोशी एवं अशोक कुमार डांगी के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया है। इसके अनुसार सहारा ग्रुप उदयपुर के फ्रेंचाइजी मैनेजर दिनेश कुमार नागदा, नवनीत शर्मा, रीजनल मैनेजर मनोज जैन सहित सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड सोसाइटी के मुख्य चेयरमैन सुब्रतो रॉय, सहारा सहित अन्य प्रबंधन स्वप्ना रॉय, ओपी श्रीवास्तव, जॉय ब्रदर रॉय, जिया कादरी, अलक कुमार सिंह, इन सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, क्रूज ड्रग्स केस में पुलिस की जांच, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप पर मुंबई कमिश्नर से मिले समीर वानखेड़े, 25 मिनट तक हुई बातचीत। मुंबई के लोगों में और भारत के लोगों में एक सुपर कॉप और एक ईमानदार पुलिस वाले की तरह उभर कर आने वाले आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े अब खुद ही इस चक्कर में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले तो उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रिश्वत मांगी है, अब उन पर यह आरोप है कि उन्होंने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर नौकरी ली है। तो इसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े मंगलवार शाम को मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नागराले से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे थे। दोनों के बीच तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत हुई है। वानखेड़े ने इससे पहले नवाब मलिक के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गलत उद्देश्यों से फंसाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप से जुड़ी जांच के संदर्भ में समीर वानखेड़े को बुलाया गया था। अपने पत्र में वानखेड़े ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ योजनाबद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा की मांग की थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि यह सुनिश्चित करें कि मुझे गलत उद्देश्यों से फंसाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में गवाह रहे प्रभाकर सैल द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के स्टाफ से 25 करोड़ के आरोप के बाद इस केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम की एंट्री हुई है। एसआईटी टीम कई गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। तो ऐसा लग सकता है इस खबर से कि अब समीर वानखेड़े की मुश्किलें कहीं न कहीं थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो ये खबर आ रही है गुजरात से। यूनिवर्सिटी की करोड़ों की भूल, यूनिवर्सिटी की भूल से सरकार को 10 से 15 करोड़ का नुकसान, फीस माफी कर आदेश देना भूली, कॉलेजों ने वसूल की पूरी फीस।
वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की एक गलती से राज्य सरकार को 10 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में फीस माफी का निर्णय लिया, लेकिन इसका लिखित आदेश कॉलेजों को नहीं दिया। इस वजह से कॉलेजों ने छात्रों से पूरी फीस वसूल ली। राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत हर वर्ष छात्रों की ट्यूशन फीस की आधी रकम चुकाती है। यह 4,000 से 12,000 रुपए तक हो सकती है। यूनिवर्सिटी ने 20% ट्यूशन सहित कुल 25% फीस माफी का निर्णय लिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो ये खबर जुड़ी है राजस्थान की सियासत से। तो राजस्थान के सियासी गलियारों से खबर आई है कि राजस्थान में पूरा कैबिनेट अब बदलेगा। पहली बार बोले चीफ मिनिस्टर गहलोत, सीएम और सभी मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं। जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ दोस्तों, अब मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल आ सकता है? क्या सीएम भी बदलेंगे? मंत्रिमंडल राजस्थान का कैसा होगा? क्या नया सीएम मिलने जा रहा है राजस्थान को? सारी की सारी चीजें क्या है इस खबर में जानेंगे और आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तो पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थमे राजनीतिक तूफान के बाद पार्टी अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से सरकार का पुनर्गठन किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इसके साफ संकेत दिए हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना भी जताई है। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा है कि आज इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का शगुन इतना शानदार होगा कि हमारे सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है और वो अब जल्द ही होने वाला है। तो राजस्थान की सियासत में जो भी उथल पुथल इतने दिनों से मच रही थी वो भी कहीं न कहीं अब शांति की ओर जा रही है। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार में सोने का हाल क्या रहा, सोने चांदी का भाव। तो आज 17 नवंबर 2021 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के भाव में बढ़ते आते हुई देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते आपको देखने को मिल सकती है। सोने का दिसंबर वायदा 0.10% यानी 50 रुपए की बढ़त के साथ 40,068 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी का दिसंबर वायदा 0.25% यानी 115 रुपए की तेजी के साथ 66,800 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। तो अब जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान, कैसी रहेगी मौसम की संभावित गतिविधि। तो अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक और अलग अलग कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी हल्की बारिश के आसार है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से सटे इलाकों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर में भी ठंड का प्रमाण बढ़ गया है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यही समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।